हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप लोगों को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दिसंबर महीने में ही कविता के सारे प्रश्नों का हल कर लिया था और वो भी लाइव हमने यूट्यूब पर कराया था। और स्टूडेंट्स, कहानी के सभी प्रश्नों का हल बाकी रह गया था। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय को गंवाए हुए हम लोग फटाफट से तेज़ी में कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही चैप्टर हम लोग लेते हैं बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था और यह एक निबंध था। तो आइए स्टूडेंट्स, समय ज़्यादा आप लोगों का नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत ही करीब आ चुका है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जल्दी से इसका भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिले। तो स्टूडेंट, सबसे पहला ही क्वेश्चन है हम लोग का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं। तो लगभग 1000 के आसपास निबंध इन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो ऑप्शन डी होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। तो ऑप्शन बी हमारा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पद्मावती के लेखक कौन है। तो पद्मावती के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको पहले ये कविता में मिला होगा पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है और पद्मावती के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दो हम सहेलियों के बीच बातचीत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो देखिए, बेन जॉनसन और एडिसन वाला प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसका इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार। यानी कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ही हमारा सही होगा। उसके बाद है एडिसन। अगला क्वेश्चन एडिसन का है। तो एडिसन ने क्या कहा था। एडिसन ने बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही संभव है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम। उसके बाद है नई रोशनी का विषय। उसके बाद है आचार विडंबन। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन तीनों है, जैसा काम वैसा परिणाम भी है। ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नई रोशनी की विष आचार विडंबन। तो इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ज़्यादातर जैसा काम वैसा परिणाम ही पूछा जाता है, लेकिन हमने क्वेश्चन में तीनों को सेट किया है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा, इसमें तीनों है। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है। तो 4 से अधिक बातचीत क्या कहलाती है, राम रमावल कहलाती है। उसके बाद रविशंकर क्रुशो को कितने वर्षों तक मनुष्य मुँह देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्षों तक मनुष्य मुँह देखने को नहीं मिला था। किसको, रविशंकर क्रुशो को। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि घरेलू बातचीत क्या कहलाती है। देखिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बरेलू लिख दिया लेकिन घरेलू होगा। तो घरेलू बातचीत क्या कहलाती है। तो घरेलू बातचीत केवल क्या होता है, मन रमाने का ढंग होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ईश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्यों में वरदान की भांति क्या है। देखिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आप ध्यान नहीं देंगे, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो ईश्वर के द्वारा मनुष्यों में, हम मनुष्य जाति में वरदान की भांति क्या दिया गया है, क्या मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा। तो वाक शक्ति मिला हुआ है। कवि हमारे लेखक भी यही कहते हैं कि वाक शक्ति वरदान की भांति मिला हुआ है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में
अध्ययन की रुचि किसने जगाई थी? तो उनकी माता जी जो है अध्ययन की यानी कि स्टडी की रुचि जो है जगाई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, उनकी माँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि एक रोगी एक बच्चे के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए एक रोगी एक वैद्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि एक रोगी एक वैद्य के लेखक कौन है? तो एक रोगी एक वैद्य के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है हम लोगों ने अभी पहले चैप्टर का बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए निबंध बातचीत पर जितने आधारित प्रश्न बन सकते हैं, जो 2025 में हमारे 2025 के 12th बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अगला चैप्टर हम लोग का उसने कहा था, जो कि यह एक कहानी है और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है और यह कहानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर पर जितना आधारित प्रश्न बन सकते हैं हमारे परीक्षा के लिए, सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला ही प्रश्न है हम लोग का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुई थी? तो इनकी जन्म कब हुई थी? तो इनकी जन्म हुई थी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है 1881 है, 82 है, 84 दिख रहा होगा और यहाँ 88 दिख रहा होगा। तो देखिए हमारा टाइपर जो है मिस्टेक कर दिया, यहाँ होना चाहिए 83। आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी ही आप ध्यान रखेंगे, 7 जुलाई 1883। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के साहित्यकार थे? तो ये द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, द्विवेदी युग। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बन के मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो ये खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा था कि आदमी उठ सिगड़ी में काले डाल? तो ये किसने कहा था? तो ये जो है हजारा सिंह ने कहा था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब कहानियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिला होगा, और अब तो पढ़ने का उतना टाइम नहीं है आपके पास, आप इसको याद ही कर लेंगे। ठीक है, हजारा सिंह ने बोला था। उसके बाद अगला प्रश्न है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये 1915 की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी साबित हुई थी? तो ये उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, उसने कहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि तेरी कुड़माई हो गई है किस कहानी से संबंधित है? तो ये उसने कहा था में लहना सिंह सूबेदारनी से पूछते हैं अमृतसर के बाज़ार में कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या? ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि उसने कहा था कहानी किसकी विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन है दिव्य, देखिए यहाँ पर दिव्य लिखा लेकिन दिव्य होगा, दिव्य प्रेम कहानी। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है हमारा युद्ध कहानी। उसके बाद है सी प्रेम पर बलिदान की कहानी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी होगा, उपयुक्त सभी। आपको ये क्यों? तो क्योंकि इसमें जो है इस कहानी में एक दिव्य प्रेम को भी दिखाया गया है, युद्ध भी इसमें हुआ है, और प्रेम पर बलिदान जो है लहना सिंह बलिदान देते हैं। ठीक है, अपने आप को जो है समर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों जो है तीनों बात इसमें मिला हुआ है, इसीलिए उपयुक्त सभी होगा। चलिए इसी तरह से एक और प्रश्न आपको मिलेगा, बहुत ही दमदार प्रश्न। चलिए उसके अभी देखिए कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर बहुत सारे विद्यार्थी जो है गलत ही याद कर लेते हैं। कुछ मॉडल पेपर वगैरह में भी गलत दिया जाता है, कुछ लोग बता भी देता है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं क्या है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, कर्म प्रधान होगा। ठीक है, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, उसके बाद है चरित्र प्रधान, उसके बाद है धर्म प्रधान। तो देखिए यहाँ पर कर्म प्रधान, तो इसमें कर्म भी, इस कहानी में कर्म भी हुआ है। उसके बाद भाव, तो इसमें हालांकि देखा जाए तो इसमें एक प्रकार की भाव भी जागृत हुई है। फिर उसके बाद कहता तो चरित्र भी इसमें है। उसके बाद है धर्म प्रधान, तो ये धर्म भी है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से अब देख रहे हैं तो देखने में लग रहा है कि चारों ऑप्शन हमारा सही होगा। कुछ विद्यार्थी जो है इसमें दो ही को गेस करेंगे, कर्म प्रधान नहीं तो धर्म प्रधान। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको जो है बारीकी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कहानी के स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो लहना सिंह सूबेदारनी से जब मिलते हैं अमृतसर के बाज़ार में, तो उस वक्त उनकी उम्र 12 वर्ष थी और सूबेदारनी की उम्र
8 वर्ष थी, ठीक है। तो उस समय भी जो है बिना कोई नकारात्मक बात, बिना कोई गलत बात मन में सोचे हुए एक भाव से ही प्रेम जो है सूबेदारनी से लाना सिंह करते हैं। और उसके बाद जो है जब फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हो पाता है, तो फिर ये अपने घर चले जाते हैं, सूबेदारनी भी अपने घर। उसके बाद एक के बार जो है मुलाकात कब होता है, जब उसके घर आते हैं तो, ठीक है। उसकी तो इस प्रकार से जो है माने शुरू से लेकर अंत तक अगर कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ सिर्फ जो है लाहना सिंह का चरित्र ही आपको दिखाई देगा। ये लाहना सिंह का चरित्र ही था कि सूबेदारनी के प्रति कोई गलत हरकत, कोई गलत बात नहीं सोचे और उसके वचन का लाज रखने के लिए अपने आप को समर्पण भी किए, लास्ट में मर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये उनका चरित्र ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जब भी होगा तो चरित्र ही होगा, ठीक है। तो ये कहानी हमारा चरित्र प्रधान है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धू का कांटा के लेखक कौन है। तो बुद्धू का कांटा के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाहना सिंह को राइफल नंबर कितना मिला था। तो राइफल नंबर 77 मिला था, तो ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है लाहना सिंह को गोली लगी थी तो उनके सिर को किसने अपनी गोद में रखा था। तो वजीरा सिंह, जब उनको गोली लगी और जांघ में गोली लगी थी तो जैसे गिरे तो वो किसके, वजीरा सिंह के गोद में जाकर गिरे थे और वजीरा सिंह जो है उनके सर को अपने जांघ पर जो है गोद में रख करके और उनको जो है रख करके बैठे हुए थे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, वजीरा सिंह। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि लाहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो लाहना सिंह को गोली जांघ में लगी थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पर जो जंग लिख दिया लेकिन यहाँ पर होगा जांघ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि लाहना सिंह और सूबेदारनी की मुलाकात अमृतसर के बाज़ार में हुई थी। उस समय लाहना सिंह का उम्र कितना था। तो उस समय लाहना सिंह का उम्र था 12 वर्ष और सूबेदारनी का उम्र था 8 वर्ष, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लाहना सिंह किस युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब, तो आप पढ़े भी होंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो उसी समय जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़े थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का तो उसने कहा था कहानी में किसके बीच युद्ध हुआ था। तो फ्रांस और बेल्जियम के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो लाहना सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, उसने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। पहला ही ऑप्शन है हम लोग का सुखमय जीवन, दूसरा ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, तीसरा है उसने कहा था। तो देखिए सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, तीनों जो है गुलेरी जी के द्वारा यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है तीनों सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, डी सभी। चलिए उसके बाद इस चैप्टर का जो है सबसे आखिरी क्वेश्चन, वजीरा सिंह किसका विदूषक था। तो वजीरा सिंह किसका विदूषक था। तो पलटन सिंह का विदूषक था, ठीक है। तो इस प्रकार से बातचीत और उसने कहा था दोनों कहानी पर जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। फिर जो है आप डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। कल के क्लास में हम लोग कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें फिर से इसके बाद जो है 2 चैप्टर संपूर्ण क्रांति और अर्धनारीश्वर, 2 चैप्टरों पर जितने सारे प्रश्न आपके 2025 के लिए बन सकते हैं सभी प्रश्नों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेली मेरे साथ जो है आप लोग बने रहिए। तो स्टूडेंट्स एक ज़रूरी सूचना, यदि ये जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं अगर इसका PDF आपको नहीं मिला हुआ है तो इसकी PDF के लिए ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए और उस पर जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा और इस PDF को आप प्रिंट करा लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके PDF को आप प्रिंट करवा लेंगे और उसको बारीकी से देखिए और इसके आंसर के लिए जो है डेली मेरे वीडियो को सीन कर लीजिए और इससे जो है बाहर क्वेश्चन आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जितना पूछे जाएंगे इसी के अंतर्गत से पूछे जाएंगे, तो एक बार बारीकी से जो है आप इसको देख लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, चूँकि ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। तब तक के लिए आज के लिए आप लोग को जो है धन्यवाद। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग कल।